नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है वेंकैया नायडू के द्वारा। ये फिलहाल हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। इससे पहले कि हम आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करें, आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बाय कैमरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब है, या फिर बाय कैमरलिज्म से आप क्या समझते हो। देखो, इस वर्ड को आप दो टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, बाय और कैमरल। बाय का मतलब होता है टू और कैमरल का मतलब होता है चैम्बर या फिर हाउस। जिस देश की लेजिस्लेटिव बॉडी में दो हाउसेस या फिर दो चैम्बर्स होते हैं तो उसे बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। जैसे आप इंडिया की बात कर लीजिए, इंडिया में पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। लोकसभा जिसे लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ राज्यसभा जिसे अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। तो हमारी पार्लियामेंट एक बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। उसी प्रकार से यूएस और यूके में भी बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों हाउसेस की कंसेंट लेना आवश्यक होता है। मतलब अगर कोई बिल दोनों हाउसेस से पास होगा तभी वो कानून बनेगा, अदरवाइज कानून नहीं बनेगा। खैर, आप मनी बिल के बारे में अभी फिलहाल मत सोचिएगा, ओवरऑल कंसेप्ट के बारे में सोचिए, एक्सेप्शन के बारे में मत सोचिए। बाय कैमरलिज्म का कंसेप्ट कब आया दुनिया में? बाय कैमरलिज्म का कंसेप्ट सबसे पहले आया दुनिया में 1787 में, जब यूएसए के संविधान ने इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। अब तो देखो ऑलमोस्ट 80 देश ऐसे हैं जिन्होंने बाय कैमरलिज्म के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है। बाय कैमरलिज्म के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करने के बाद अब आप इसको लिंक कीजिए फेडरलिज्म के साथ। आप मुझे फेडरलिज्म की सिंपल डेफिनेशन बताइए। देखो, बिल्कुल आसान भाषा में फेडरलिज्म का मतलब ये है, जब नेशनल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट्स हो, उनके साथ अगर पावर शेयर करती हैं तो इसे फेडरलिज्म कहा जाता है। ये बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। आसान भाषा में फेडरलिज्म का मतलब है नेशनल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर करती है देश को गवर्न करने में। लिंक कीजिए फेडरलिज्म को बाय कैमरलिज्म के साथ। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, आपको मज़ा आएगा। देखो, फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने का एक टूल बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी है। कैसे? अभी तो हमने डिस्कस किया कि फेडरलिज्म में नेशनल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर करती है, और बाय कैमरल लेजिस्लेचर में आपको पता है एक हाउस होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब सामान्यतः एक हाउस होता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के या फिर प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस हाउस में। तो पावर शेयर हुई या फिर नहीं हुई? हुई ना। स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स एक हाउस में होंगे और उस हाउस के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता, यानी कानून नहीं बन सकता। यानी स्टेट्स का से है कानून बनाने में। यही तो फेडरलिज्म है, पावर शेयर हो रही है स्टेट्स की कानून बनाने में। तो फिर से बोलता हूं, फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट करने का एक टूल है बाय कैमरल लेजिस्लेचर्स। अब देखो, हम इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं। हमने ये तो बात कर ली कि दुनिया में बाय कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट कब आया, लेकिन इंडिया के बताइए ना, इंडिया में सबसे पहला ये कंसेप्ट कब आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। उसमें ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे और सबसे पहले बाय कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट आया इस एक्ट के थ्रू। दो हाउसेस का प्रोविज़न किया गया था इस एक्ट में, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोकसभा। ये लोकसभा राज्यसभा नाम आज़ादी के बाद आए थे। बस मैं आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उस समय देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में मेंबर की संख्या थी 60 और लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर की संख्या थी 145। लेकिन देखो, वोटिंग पर और मेंबरशिप पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि सिर्फ अमीर लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स और वो लोग जिनको ऑलरेडी किसी प्रकार का लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है, सिर्फ वही मेंबर बन सकते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के।
महिलाओं की बात करें, ना तो वो वोट दे सकती थी और ना ही मेंबर बन सकती थी। इसके बाद एक्ट आया 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें देखो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, बट ये एक्ट कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गठित की गई। 1952 तक यानी 5 साल तक तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम करती रही, यानी देश के लिए कानून बनाती रही। और राज्यसभा फॉर्म में आई कब? 1952 में। लेकिन देखो राज्यसभा का बनना इतना आसान नहीं था। हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बहुत सारी डिबेट्स की, क्या राज्यसभा को बनाया जाए या फिर ना बनाया जाए। और उस डिबेट के दौरान कुछ जो प्रमुख आर्ग्यूमेंट्स रखे गए उनको हम डिस्कस करते हैं। मोहम्मद ताहिर, इन्होंने असर्ट किया कि अपर हाउस की आवश्यकता है ही नहीं, इसे आप मत बनाइए, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे बनाया था 1919 के एक एक्ट की सहायता से, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इंपीरियलिज्म का सिंबल है, मत बनाइए आज़ाद देश में राज्यसभा को। प्रोफेसर सिबल लाल सक्सेना ने ये कहा था, अगर देखो राज्यसभा बनाई जाती है तो ये लोकसभा को कानून नहीं बनाने देगी। हर बार जब लोकसभा कोई कानून बनाने की कोशिश करेगी तो हो सकता है राज्यसभा रुकावट डाले, तो प्रोग्रेस में बाधा पहुंचाने का काम करेगी राज्यसभा, इसे आप मत बनाइए। इवन देखो हुआ क्या था, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटेन में राज्यसभा के समकक्ष एक जो बॉडी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसकी पावर काफ़ी कम कर दी गई थी। तो इसीलिए भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स बोल रहे थे कि ब्रिटेन में जब राज्यसभा का समकक्ष जो हाउस है उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, तो हम हमारे देश में क्यों राज्यसभा का निर्माण करें। लोकनाथ मिश्रा ने भी कहा था, अगर आप राज्यसभा बनाते भी हो तो जितनी पावर्स लोकसभा के पास हैं उतनी पावर्स आप राज्यसभा को मत दीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के उन मेंबर्स की जिन्होंने राज्यसभा के पक्ष में आवाज़ उठाई थी, मतलब जिन्होंने बोला था कि राज्यसभा होनी चाहिए। सबसे पहले व्यू है नजरुद्दीन अहमद का। नजरुद्दीन अहमद ने कहा था, अगर राज्यसभा एग्जिस्ट करती है तो ये लेजिस्लेशन में एलिमेंट ऑफ सोब्राइटी लेकर आएगी। सोब्राइटी का क्या मतलब होता है? संयम, मतलब समझदारी से कानून बनाए जा सकेंगे अगर राज्यसभा होती है। इसके अलावा जल्दबाजी में कानून नहीं बनेंगे। लोकसभा के द्वारा बिल पास करने के बाद भी फिर से उस पर विचार किया जा सकेगा एक दूसरी बॉडी के द्वारा, जो कि होगी राज्यसभा। ये मतलब है सेकंड थॉट का। काफ़ी बार देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2012 में क्या हुआ था, निर्भया केस के बाद बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए थे। बहुत सारा प्रेशर था पार्लियामेंट पर, सरकार पर, कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए ताकि इससे रेप रुकें। इस प्रकार की कोई सिचुएशन आ जाती है तो जल्दबाजी में हो सकता है कि लोकसभा कानून बना दे लोगों के सेंटिमेंट्स को शांत करने के लिए। लेकिन देखो कानून को सेंटिमेंट्स के हिसाब से नहीं बनाया जा सकता, कानून रैशनैलिटी के हिसाब से बनते हैं। आप रेप का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाए, इसकी मांग की जाती है जनता के द्वारा। लेकिन जैसा JS वर्मा कमेटी ने कहा था, अगर रेप के आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाती है तो बल्कि इसका नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि आरोपी रेप करने के बाद विक्टिम को मार देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वैसे भी फांसी तो होने ही वाली है रेप के बाद, तो क्यों ना विक्टिम को मार दिया जाए। विक्टिम को जिंदा छोड़ने का कोई इंसेंटिव बचेगा नहीं आरोपी के पास, तो इससे नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने कहा था कि आप फांसी का प्रोविज़न ना कीजिए रेप के आरोपी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा सेंटिमेंट्स के हिसाब से कानून नहीं बनाए जाते हैं, रैशनैलिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। और राज्यसभा जो है वो अच्छा रोल प्ले करती है ये इंश्योर करने के लिए कि कोई कानून जल्दबाजी में ना बने। यही राय रखी गई थी एम अनंत नारायण अयंगर के द्वारा। इन्होंने कहा था कि लोगों के नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल भी किया जा सकता है राज्यसभा की सहायता से, क्योंकि सोचा यह गया था राज्यसभा जैसे यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स काम करता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स आएंगे राज्यसभा में
जिनके पास अलग अलग डोमेन्स की नॉलेज होगी और वो एक अच्छी हेल्दी डिबेट करेंगे। यही व्यू प्रेजेंट किया गया था एन गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा। तो ये हमने कुछ व्यू डिस्कस किए उन मेंबर्स के जिन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा था राज्यसभा होनी चाहिए। बाद में देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन थे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति। इन्होंने भी यही बोला था कि पार्लियामेंट का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, मतलब पार्लियामेंट सिर्फ एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, पार्लियामेंट एक डेलिब्रेटिव बॉडी भी है। पार्लियामेंट में पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज पर चर्चा भी होती है और डेलिब्रेशन में राज्यसभा का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के देखो, इन चर्चाओं के बाद 1952 में राज्यसभा आखिरकार बन ही गई। ये डिसाइड किया गया था मेंबर्स के द्वारा कि राज्यसभा में हाई क्वालिटी डिबेट्स होंगी, डेलिब्रेटिव बॉडी का काम करेगी राज्यसभा, स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा राज्यसभा की सहायता से, और लोकसभा अगर जल्दबाजी में कोई कानून बनाती है तो इस टेंडेंसी को चेक किया जाएगा, साथ के साथ ये इंश्योर करते हुए कि क्लॉग इन व्हील ऑफ प्रोग्रेस का काम ना करे राज्यसभा। मतलब ऐसा ना हो कि कोई कानून जिसे बनना हो लेकिन राज्यसभा उस कानून के बनने में रोड़ा अटकाए और वो कानून बहुत ज़्यादा जरूरी हो देश की प्रोग्रेस में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जल्दबाजी में भी कानून ना बने, ये भी सुनिश्चित करेगी राज्यसभा। तो अब देखो कितने साल हो गए, 1952 में बनी थी राज्यसभा और अब हो गए 68 साल। 68 साल पूरे हो गए। अब ये बिल्कुल सही समय है कि पिछले 68 सालों में राज्यसभा ने एक ऐसा काम किया है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था, क्या उस प्रकार से राज्यसभा ने काम किया है या फिर नहीं किया है। जो वेंकैया नायडू है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, हमारे उपराष्ट्रपति, वो देखो इसी पॉइंट पर छोड़ देते हैं आर्टिकल को। वो बोलते हैं आर्टिकल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा, तो हम भी कल ही डिस्कस करेंगे जब वो लिखेंगे कि अभी तक पिछले 68 सालों में राज्यसभा ने कैसा काम किया है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।